जय हिंद दोस्तों। सिविल सर्विसेज विद नीलेश के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास हमारी क्लाइमेटोलॉजी की सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने कंपोजिशन स्ट्रक्चर देख लिया, हीट बजट देख लिया, टेम्परेचर देख लिया, सोलर रेडिएशन के बारे में देख लिया, टेम्परेचर एंड हीट के बीच में रिलेशन देख लिया, साथ ही साथ अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के बारे में भी हमने देख लिया। ये पहली लेक्चर में हमारी सारी बातें हो चुकी है। उसके बाद हमारी मेंस की आंसर राइटिंग की भी पहली लेक्चर आ चुकी है, जिसमें हमने इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू पिछले 10 ईयर्स में आए हैं उनसे रिलेटेड हमने डिस्कशन कर लिया विद द हेल्प ऑफ मिनोमिक्स, और साथ ही साथ कैसे आंसर लिखना है ये सारी बातें भी हमारी हो चुकी है। आज की लेक्चर हमारी टोटल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जैसे प्रेशर बेल्ट्स, विंड्स, इन सब के ऊपर आज हमारी बातें होगी। लोकल विंड्स, जितने भी प्लेनेटरी विंड्स है, ये सारी हमारी आज की लेक्चर में ये सारी बातें होंगी। चलिए आज की सेकेंड लेक्चर क्लाइमेटोलॉजी की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक देखो आप, हमारा सबसे पहला टॉपिक है आपका एयर प्रेशर एंड प्रेशर बेल्ट। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ये मतलब इससे आप देखोगे कि क्वेश्चन आपको इनडायरेक्टली डायरेक्टली देखने को एग्जाम में मिलता है। तो प्रेशर बेल्ट को समझने से पहले इनके पीछे कुछ कुछ बातें समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो सबसे पहले वो चीजें समझते हैं। आप देखो, सबसे हमारा जो पहला पॉइंट है उसे आप ध्यान रखना कि टेम्परेचर के बीच में, टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच में सबसे पहले कुछ इनके बीच में रिलेशन देखते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सपोज ये आपका कॉन्टिनेंट का एरिया है, दैट मीन्स ये आपका लैंड सरफेस है। ये आपका ओशियन का सरफेस हो गया, सी का सरफेस हो गया, वाटर बॉडीज का सरफेस हो गया। ये क्या हो गया आपका लैंड हो गया, ये क्या हो गया सी हो गया। सपोज ये आपका सन है, सन की ये रेज आ रही हैं लैंड के ऊपर, तो लैंड क्या होगा, अब ये लैंड जो है वो आपका हीट होगा। दैट मीन्स यहां का जो टेम्परेचर होगा वो अब हाई टेम्परेचर होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर किसी एरिया का टेम्परेचर हाई है दैट मीन्स उसका जो प्रेशर है वो लो होगा। तो दैट मीन्स यहां पे क्या होगा, लो प्रेशर। ये आपका पहला रिलेशन बना। सेकंड रिलेशन सी पे देखते हैं। यहां का टेम्परेचर क्या है, लो टेम्परेचर है। इसका मतलब क्या है कि यहां का जो प्रेशर होगा वो आपका हाई प्रेशर होगा। ये पहला रिलेशन बन गया। दैट मीन्स जो टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच में इनवर्सली रिलेशन होता है, लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन हो गया। कुछ एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आप देखिए, आप देख रहे हो कि यहां पे टेम्परेचर हाई है, यहां लो है। दैट मीन्स यहां पे क्या हो रहा, अब आपका एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा, वैक्यूम क्रिएट हो रहा। इस वैक्यूम को सपोर्ट करेगा आपका जो लो टेम्परेचर का एरिया होगा, वो इसे अब विंड सप्लाई करेगा, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है आपका वैक्यूम क्रिएट हो रहा। तो यही वैक्यूम जब ये लो टेम्परेचर जोन से विंड को अपने तरफ ले लेगा तो यहां से क्या होगा, ये विंड राइज होगा, क्योंकि यहां पे प्रेशर क्या है, लो ही है। अब यहां से विंड आपका राइज होने लगेगा। तो ये जो राइजिंग विंड है ये ऊपर जाके कंडेंस हो जाएगा एंड देन कोल्ड हो जाएगा। फिर वही आपका प्रेसिपिटेशन में वही चीजें इंक्लूड हो जाएगी। तो बस ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर के बीच में रिलेशन। इन्वर्सली रिलेशन होता है, लेकिन डायरेक्टली रिलेशन कोई कोई केसेस में होता है, जैसे एडियाबेटिक प्रोसेस वगैरह में ये आपका डायरेक्टली रिलेशन होता है। तो इस पॉइंट को पहला ध्यान रखना। अब दूसरा डायग्राम देखते हैं, कुछ और आगे बातें करते हैं दूसरा डायग्राम के हेल्प से। इसमें हम लोग अब पूरे ग्लोब में जो भी प्रेशर बेल्ट्स हैं उनको डिस्कस करने वाले इस डायग्राम में, कि कैसे जो भी आपने नाम सुना होगा ट्रेड्स, वेस्टर्ली, ये सब कैसे इनका फ्लो होता है, इन चीज़ों को समझेंगे। इससे रिलेटेड 2013 में क्वेश्चन आया था कि क्यों सिर्फ ट्रॉपिकल एरियाज में, दैट मीन्स 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के एरिया में ही आपको ज़्यादातर डेजर्ट देखने को मिलता है, वो भी वेस्टर्न साइड पे। तो ये आप इस डायग्राम से थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आप अपने अंदर ला सकते हो। सपोज ये आपका लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। ये आपका लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब आप देखो, ट्रोपोस्फेयर में हमने एक बात की थी कि आपका जो 0 डिग्री है दैट मीन इक्वेटर के पास आपका जो ट्रोपोस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है,
वहीं 90 डिग्री पे जो ट्रोपोस्फेयर का थिकनेस है वो डिक्लाइन हो जाता है। तो सेम डायग्राम उसके हेल्प से यहां बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा ये डायग्राम। यहां पे वो क्या देखने को मिल रहा कि थिकनेस जो है वो मैक्सिमम है, थिकनेस आपका मैक्सिमम है। यहां आप देखो थिकनेस आपका मिनिमम हो गया। ये ऊपर का एरिया क्या हो गया, ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज। ये पूरा जो एरिया है ये आपका ट्रोपोस्फेयर का एरिया है, ठीक है, क्योंकि विंड का सर्कुलेशन आपको ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट और कुछ आगे बात करते हैं। आप देखोगे 0 डिग्री पे हमेशा जो विंड होगा, जो एयर होगा, वो आपको राइजिंग देखने को मिलेगा। दैट मीन्स ये पूरे ऊपर की ओर जाएंगे, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर लेयर की ओर जाएंगे। ये जो राइजिंग एयर है इसे आप कहते हो डोल्ड्रम, डोल्ड्रम। ये जो डोल्ड्रम है ये बिल्कुल काम एयर होता है, काम एयर होता है। साथ ही साथ ये एयर राइज क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ थर्मल कन्वेक्शन, क्योंकि यहां पे जो हीट होता है, जो टेम्परेचर होता है वो मैक्सिमम होता है, और साथ ही साथ प्रेशर जो होता है वो बिल्कुल मिनिमल होता है। अब यहां देखो ट्रोपो यहां पहुंच गया, ट्रोपोस्फेयर के बिल्कुल लास्ट में। अब यहां से क्या होगा, ये जो डोल्ड्रम है, ये जो एयर है, ये बाइफरकेट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड एंड देन राइट हैंड साइड। अब देखो यहां से ये बाइफरकेट होकर कुछ ऐसे आ रहा, अब फिर यहां से ये सिंक हो जाएगा 30 डिग्री नॉर्थ पे। सपोज ये सिंक हो रहा, सिंक हो रहा, तो यहां पे क्या आप देखोगे कि यहां पे अब जो है ये आपका प्रेशर हाई कर देगा, हाई प्रेशर कर देगा, क्योंकि एयर जो है वो सिंक हो रहा। लेकिन यहां पे एक कंडीशन ये भी देखोगे कि प्रेशर तो हाई है लेकिन टेम्परेचर लो नहीं हो रहा है, टेम्परेचर भी हाई है। दैट मीन्स यहां पे क्या है आपका हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो ये जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर है इसी को आप कहते हो एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। जहां आपका टेम्परेचर भी हाई हो, प्रेशर भी हाई हो, उसे आप एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हो। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना आप। अब देखो 30 डिग्री नॉर्थ पे आ गया, अब फिर नीचे से एयर जो है ये भी आपका यहां से बाइफरकेट होगा लेफ्ट हैंड साइड एंड देन राइट हैंड साइड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड की ओर जा रहा है उसे आप कह रहे हो ट्रेड विंड, उसे आप क्या कह रहे हो, ट्रेड्स। वहीं जो राइट हैंड साइड पे जा रहा है उसे आप कह रहे हो वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, ठीक है। अब देखो फिर यहां से 60 डिग्री से क्या होगा कि एयर अब यहां से भी राइज करना शुरू करेगी, राइज करना शुरू करेगी। देन ऊपर जाके फिर ये एयर जो है दो एरिया में बाइफरकेट कर जाएगी, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। ये देखो दो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में बाइफरकेट कर रही है। अब देन यहां से ये एयर जो है ये सिंक करेगी। दैट मीन्स देखो 60 डिग्री पे क्या होगा, आपका जो प्रेशर भी लो होगा और टेम्परेचर भी लो होगा। तो ये भी क्या हो गया आपका एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। वहीं देखो ये देखो आप यहां पे डोल्ड्रम का एरिया देख लिए, ये जो एरिया है ये वाला इसे आप कहते हो एंटी ट्रेड, एंटी ट्रेड, क्योंकि नीचे आप देख रहे हो ट्रेड, तो ऊपर क्या हो गया एंटी ट्रेड। यहीं पे इसे आप और क्या कहोगे, हेडली और ट्रॉपिकल सर्कुलेशन। ये जो एरिया हो गया ये सब नोट डाउन करते चलना, ट्रॉपिकल सर्कुलेशन। ये एरिया क्या हो गया, पोलर फ्रंट और फेरल सर्कुलेशन। ये सब आपके डायग्राम एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। ये एरिया हो गया पोलर सर्कुलेशन। ये देखो ये जो पूरा डायग्राम बना है इसमें बस आपको यही समझाया गया है कि जो विंड है, जो एयर है, ये कैसे आपके पूरे ग्लोब में मूव करता है। विद द ट्रेड हो गई, वेस्टर्लीज हो गई, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पोलर ईस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज। ये सब नाम भी याद रखना, ये सब नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। तो ये दो डायग्राम देख लो आपने। यहां पे क्या समझा, हाई प्रेशर लो प्रेशर के बीच में रिलेशन। यहां क्या समझा, पूरे सर्कुलेशन, ग्लोब के सर्कुलेशन को हमने देखा। अब इसके बाद कुछ और डायग्राम देख लेते हैं। अब ग्लोब को एक ग्लोब की तरह पूरे विंड का मूवमेंट को देखते हैं ग्लोब के हेल्प से। अब थर्ड डायग्राम में पूरे ग्लोब में पूरे सर्कुलेशन को, एयर के सर्कुलेशन को देखेंगे। जो भी प्रेशर बेल्ट्स है
उनको देखेंगे तो यहाँ से और भी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली है। इस डायग्राम को भी अपने नोटबुक में आप जरूर बनाना। सपोज ये पूरा आपका ग्लोब हो गया। डायग्राम आप अच्छे से बनाना, यहाँ तो थोड़ा मोड़ा इश्यूज हो रहा है, लेकिन आप अपने यहाँ पे डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना। ये पूरा आपका ग्लोब हो गया। ये देखो, ये बिल्कुल ये एरिया हो गया आपका इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है। एंड देन उसके ऊपर ये बेल्ट है 5 डिग्री नॉर्थ, एंड देन नीचे का एरिया है 5 डिग्री साउथ। ये पॉइंट, पहला पॉइंट ध्यान रखना। उसके बाद आप देखोगे कुछ और आप डायग्राम बनाओ, कुछ और लाइंस बनाओ, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो आप। सेम ऐसे ही इधर ही बनाओ आप। ये भी कुछ ऐसे डायग्राम हो गई। ये पूरा ग्लोब का है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आपके समझाने के लिए ये मोर देन इनफ है। अब देखो आप, ये 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ, ये जो आपका एरिया है, ये एरिया आपका, इसे कहते हो आप, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, इसे कहते हो आप इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये ध्यान रखना, ये पूरा एरिया, ये क्या है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इसे शॉर्टकट में लिखा हुआ है, आप फुल फॉर्म में लिख लेना। और इसे ही कहते हो आप ITCZ, दैट मीन्स इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और इसे एक और नाम से जानते हो, दैट इज इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज। इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज, तो ये 3 नाम आप इसके लिए जरूर ध्यान रखना, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ITCZ और इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज, ठीक है। अब ऊपर से आप देखोगे, यहां से पेन का कलर और कुछ चेंज कर लेते हैं, कि यहां से आप देखोगे कि ये जो, अब इसके बाद जो ये विंड है, ये कुछ ऐसे फ्लो कर रही है अपने राइट हैंड साइड पे, ये डाइवर्ट कर रही है। इसे आप कहते हो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड, जो नॉर्थ की ओर बह रही है, क्या कहते हो आप, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड। इसी के ऊपर आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है। एंड देन इसी के ऊपर आपको कुछ विंड ऐसे मूवमेंट करते हुए दिखेंगी अपने राइट हैंड साइड पे। इसे कहते हो आप वेस्टर्लीज। क्या कहते हो, वेस्टर्लीज। एंड देन इसके ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। एंड देन फिर कुछ विंड ऐसे मूवमेंट आपको करते हुए दिखेगी। एंड देन इसके ऊपर आपको पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। आई होप ये पॉइंट आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब इसमें कुछ आप ये लैटिट्यूडनल डायमेंशन लिख लो आप। ये क्या होगा, ये आपकी 25 डिग्री नॉर्थ, उसके ऊपर 35 डिग्री नॉर्थ, उसके ऊपर 45 डिग्री नॉर्थ, उसके ऊपर 62 हाफ डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ये पूरा बात हो गया नॉर्थ का। अब कुछ और यहां बातें देख लो। अब नीचे की चीजें देख लेते हैं। यहां क्या होगी, सदर्न हेमिस्फेयर में जो विंड है वो डाइवर्ट करेगी आपके लेफ्ट हैंड साइड पे। यहां का कुछ डाइवर्जन आपको ऐसे देखने को मिलेगा। इसे आप क्या कहोगे, साउथ ईस्ट ट्रेड। साउथ ईस्ट ट्रेड कहोगे। इसके बाद आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट आता है। एंड देन फिर यहां से लेफ्ट डाइवर्जन होगा विंड का, इसे आप वेस्टर्लीज कहोगे। क्या कहोगे, वेस्टर्लीज। उसके बाद आपका सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट आता है। एंड देन यहां पे लेफ्ट हैंड साइड विंड डाइवर्ट करती है। एंड देन पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ये हो गई आपकी 90 डिग्री नॉर्थ, ये हो गई 90 डिग्री साउथ। आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। अब उसके बाद क्या करो कि इस एरिया में पूरे आप वेस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड, साउथ ईस्ट ट्रेड के मूवमेंट को दिखा दो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब इसे कैसे करोगे वो देखो आप। पेन का कलर फिर से यहां पे चेंज कर लो, आप ग्रीन कर लो इस बार।
अब देखो 0 डिग्री से क्या हो रही है, विंड आपकी ऊपर की ओर जा रही है, इसे आप क्या कह रहे थे, डोल्ड्रम। देन यहां से डाइवर्ट हो रही थी चीजें, डाइवर्ट हो रही थी ना यहां से चीजें। उसके बाद ये कहां पे सिंक हो रही है, ये आपकी यहां पे सिंक हो रही थी, यहां पे ये आपकी सिंक हो गई। फिर यहां से ये कुछ विंड ऐसे आ गया, इसे आप क्या कह रहे थे, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड इसे आप कह रहे थे। उसके बाद फिर ये विंड जो है ये कुछ ऐसे आपकी डाइवर्ट करेगी इधर से भी, फिर ये ऊपर जाएगी एंड देन यहां से फिर से ये इसका बाइफर्केशन होगा, डाइवर्जन होगा, जो कि अब यहां तक जाएगी। कुछ ये विंड अब ऐसे आने वाली है, तो ये क्या हो गई, पोलर ईस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज। ये क्या हो गई, वेस्टर्लीज। ये डायग्राम मैं उम्मीद करता हूं कि ये डायग्राम बिल्कुल आपका क्लियर होगा। अब देखो कुछ और बातें समझते हैं यहीं पे। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, आप यहां पे इसके पहले इसका फीचर क्या देखे थे, यहां पे लो प्रेशर होगा, टेम्परेचर हाई होगा, इसलिए इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल है, दैट मीन्स यहां का जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर तो हाई होगा लेकिन साथ ही साथ प्रेशर भी हाई होगा, इसलिए इसे कह रहे हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। यहां पे आप क्या देखे थे, एडियाबेटिक प्रोसेस देखे थे, जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में डायरेक्टली रिलेशन था। उसके बाद आपका सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट आ रहा, इसमें क्या हो रहा, आप देख रहे हो कि टेम्परेचर जो है वो लो हो रहा लेकिन प्रेशर भी लो हो रहा, इसलिए क्या हो गया, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। लेकिन ऊपर देखोगे आप कि प्रेशर हाई हो रहा और टेम्परेचर लो हो रहा, बिल्कुल पोल पे 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ। तो ये भी डायग्राम आपको ध्यान रखना है अभी अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ये पूरा आप इसके आगे क्या करना है, हमें बस पढ़ना है। ये डायग्राम से आपका प्रेशर बेल्ट क्लियर हो गया होगा, प्रेशर बेल्ट, प्रेशर के बीच में टेम्परेचर के बीच में रिलेशन, सारा कुछ आपका क्लियर हो गया होगा। ईस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज, राइट हैंड साइड मूव कर रहा है नदर्न हेमिस्फीयर में, लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहा सदर्न हेमिस्फीयर में। ये सारी बातें हमने आपको डायग्राम में बना के दिखा दी। अब चलिए अब एक एक करके इसको आप पढ़ना शुरू करते हैं। एयर प्रेशर, सबसे पहले देखते हैं एयर प्रेशर होता क्या है। टोटल वेट ऑफ अ मास ऑफ कॉलम ऑफ एयर अबव पर यूनिट एरिया एट सी लेवल, इसे ही आप एयर प्रेशर कहते हो। ये मैक्सिमम कहां होता है, सी लेवल पे ये मैक्सिमम होता है। जो एयर का प्रेशर हो गया वो मैक्सिमम कहां होगा, सी लेवल पे। अब यहां पे रिलेशन देख लो, हाई टेम्परेचर है दैट मीन्स प्रेशर होगा लो, लो टेम्परेचर है दैट मीन्स प्रेशर होगा हाई। ये बातें सारी मेरी आपसे हो चुकी है, ये पूरी डायग्राम मैंने आपको समझा दिया है। फिर से यहां देख लो आप, इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन है, यहां पे जो एयर राइज कर रहा है उसे आप क्या कह रहे हो, डोल्ड्रम। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन है, यहां पे जो एयर सिंक कर रहा, ये पूरे एरिया को क्या कहते हैं आप, हॉर्स लैटिट्यूड। ये देख लो, इसे आप क्या कह रहे हो, आप मुझे बताना। इसे आप कह रहे थे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड, इसे आप नॉर्थ ईस्ट ट्रेड कह रहे थे। वहीं इसे आप कह रहे थे वेस्टर्लीज। तो वेस्टर्लीज का मूवमेंट देख लो, राइट हैंड साइड है, कैसे मूव कर रहा, 35 डिग्री से 60 डिग्री, ठीक है, ये ऐसा कुछ आपका मूवमेंट है। वहीं देख लो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट 60 डिग्री के आसपास। उसका देखो ऊपर, फिर देखो आप पोलर ईस्टर्लीज मूव कर रहा, कहां से आ रहा है, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आ रहा है ये एरिया। तो ये भी डायग्राम मैं उम्मीद करता हूं ये भी डायग्राम आपका क्लियर होगा। ये देखो एडियाबेटिक प्रोसेस, DI ये क्या है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड, मतलब यहां पे आपका टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में डायरेक्टली रिलेशन है। वहीं ये देखो थर्मली इंड्यूस्ड, मतलब यहां पे अगर प्रेशर लो है दैट मींस यहां का जो टेम्परेचर होगा वो हाई होगा। तो ये पूरा डायग्राम मैंने आपको बहुत अच्छे से नीचे समझा दिया, बस ये नाम ध्यान रखना, डोल्ड्रम, हॉर्स लैटिट्यूड, ये भी आप नाम याद रख सकते हो। अब देखो यहां पे कुछ, अब इसी को बस एक्सप्लेन किया हुआ है, बस इसको देखना है आपको। When the air gets heated, it expands, become light and rises vertically. As an air rises, the pressure it exerts on the earth's surface is reduced. वही inversely relation, causing a low pressure area. मुझे 100% श्योर है इस पॉइंट में आपको 0% डाउट होगा, इसमें कोई भी डाउट आपको होना नहीं चाहिए इस पॉइंट में। On the other hand, cool air is dense and heavy. As a result, it sinks vertically. It results in additional weight and pressure which causes a high pressure on the ground. Same यही inversely relation का बात कर रहा। Line joining places with equal pressure are
कॉल्ड आइसोबार। तो ये वन लाइनर है, ये सब कभी कभी कुछ एग्जाम में, वनडे एग्जाम में ये सब पूछते हैं, तो इसको उतना ध्यान नहीं रखना है आपको। अब देख लो, बेस्ड ऑन टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन 7 प्रेशर बेल्ट्स आर प्रेजेंट इन द अर्थ। देखो टोटल 7 प्रेशर बेल्ट है, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके 7 प्रेशर बेल्ट हो गए। तो इसको डिटेल में ये ऑप्शनल वाले बच्चे पढ़ेंगे, उतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। 3 ऑफ दीज आर थर्मली इंड्यूस्ड क्रिएटेड ड्यू टू द टेम्परेचर। तो यहां क्या होगा, आपका प्रेशर अगर हाई होगा तो यहां का टेम्परेचर जो है वो लो होगा, मतलब इनवर्सली रिलेशन होगा। 4 आर डायनेमिकली इंड्यूस्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द विंड फ्रॉम थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। तो इस दोनों को भी पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ये पूरे डायग्राम या मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है। प्रेशर बेल्ट्स आर नॉट होमोजीनियस ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। तो ये तो कॉमन फेनोमेना है, प्रेशर बेल्ट जो है वो आपका होमोजीनियस नहीं होता है, ये अनइवन होता है बिकॉज ऑफ लैंड एंड वाटर। प्रेशर बेल्ट शिफ्ट्स ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ बिकॉज ऑफ अर्थ 23.5 डिग्री टिल्ट डिपेंडिंग अपॉन वेयर द सनलाइट फॉल्स डायरेक्टली। तो प्रेशर बेल्ट जो है, आप पूरे ग्लोब के बारे में देखें, क्या प्रेशर बेल्ट हर जगह इक्वली एप्लीकेबल है? तो नहीं, बिकॉज ऑफ लैंड एंड वाटर। वहीं जो रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ भी इस पॉइंट को सपोर्ट करता है, पहले पॉइंट को, कि ये इक्वली अनइवन पूरी तरीके से नहीं है। तो बस इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। अब ये डायग्राम देख लो आप। इस डायग्राम में आप देखो, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट विल शिफ्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसे ही आप समर सोलेस्टिक कहते हो। सन जो होता है, सन ये क्या होता है, ड्यूरिंग समर सीजन ये ऊपर की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ शिफ्ट करता है। तो ये क्या करता है, जो ITCZ, जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पे जो ITCZ होता है, यही अब क्या करेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुंच जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुंच जाएगा। इससे अब नाम ये चेंज हो जाएगा ये NITCZ, दैट मीन्स नॉर्थ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, नदन इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, बस नाम चेंज हो जाएगा। वहीं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट विल शिफ्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जब क्या होगा, विंटर सोलेस्टिक होगा। तो यहां पे मतलब विंटर सोलेस्टिक का मतलब ये इंडिया के लिए या नदर्न हेमिस्फीयर के विंटर सोलेस्टिक है, सदर्न हेमिस्फीयर के लिए ये आपका समर सोलेस्टिक ही हो जाएगा। तो ये अब क्या हो जाएगा, SITCZ हो जाएगा, सदर्न इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। लेकिन जो देखो, या एक पॉइंट ध्यान रखना, जो ITCZ होता है, इसका मूवमेंट आपका बस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में ही होता है। बस वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक ही होता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। माइग्रेशन ऑफ इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बिटवीन दिस रेंज, ये मैंने आपको ये पूरी बातें समझा दी है। इन द नदर्न हेमिस्फीयर जनवरी डिनोट्स विंटर एंड जुलाई डिनोट्स समर, ये तो कॉमन फेनोमेना। इन द सदर्न हेमिस्फीयर द अपोजिट इज ट्रू। द प्रेशर बेल्ट शिफ्ट 5 to 10 डिग्री नॉर्थवर्ड when sun shines vertically overhead on the tropic of cancer। ये समर सोलेस्टिक का डेट क्या है, 21 जून। एंड 5 to 10 डिग्री साउथवर्ड when the sun shines vertically overhead on the tropic of capricorn, ये क्या है, विंटर सोलेस्टिक का बात हो रहा। फ्रॉम देयर इनिशियल पोजीशन, ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा, इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, डायग्राम एक्सप्लेन हो गया, मतलब आप पॉइंट लिख सकते हो, बस उस डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करना है। Seasonal climate fluctuations are caused by the movement of pressure belt, especially between the latitude of 30 डिग्री and 40 डिग्री in both hemisphere। इसे ही आप मेडिटेरियन क्लाइमेट कहते हो। During winter, westerlies prevail, resulting in rain. During summer, dry trade winds blow offshore, preventing rain from falling in certain areas। देखो विंटर में क्या हो रहा है, वेस्टर्ली प्रिवेल हो रहा है, तो ये आपके रेन को सपोर्ट कर रहा है। वहीं समर में क्या हो रहा है, ड्राई ट्रेड विंड आ रहा है, ब्लो ऑफशोर है। ऑफशोर मतलब क्या है, ये आपका एयर जो है ये लैंड से सी की ओर जा रहा है, दैट मीन्स ये कॉन्टिनेंटल से सी की ओर जा रहा है, इसलिए ऑफशोर है। प्रिवेंटिंग रेन फ्रॉम फॉलिंग इन सर्टेन एरियाज, ये समर विंटर के बारे में बात हो गई। द प्रेशर बेल्ट इन बोथ हेमिस्फीयर स्टे बैलेंस्ड व्हेन द सन शाइन्स वर्टिकली ओवर द इक्वेटर। कब होता है वो, 21 मार्च एंड सितंबर 23। उस समय क्या होता है, प्रेशर बेल्ट बिल्कुल इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पे ही होता है, मतलब 0 डिग्री पे होता है। ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। अब देखो इसके बाद हमारा टॉपिक है विंड। ये प्रेशर बेल्ट मैं 100% श्योर हूं कि प्रेशर बेल्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये पूरा पॉइंट में आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ये बहुत ईजी टॉपिक था। अगर आप इस डायग्राम को समझ गए, कहाँ प्रेशर हाई हो रहा, कहाँ प्रेशर लो हो रहा, कहाँ टेम्परेचर हाई हो रहा, कहाँ टेम्परेचर लो हो रहा, साथ ही साथ ये पूरे 7 जो
प्रेशर बेल्ट है, इनको आप समझ गए, आपका काम हो गया। उसी को बस आपको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम मैंडेटरी है, बस इसको ध्यान रखना आप। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना विंड। विंड के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। देखो, विंड को देखने से पहले आप ये समझो कि विंड और एयर करंट में क्या डिफरेंस होता है। जो विंड जो होता है इसे आप हॉरिजेंटल फ्लो ऑफ एयर कहते हो, हॉरिजेंटल फ्लो ऑफ एयर कहते हो। वहीं आपका जो एयर करंट होता है यह आपका वर्टिकल फ्लो होता है। यह पॉइंट आपका क्लियर होगा। विंड क्या हो गया? हॉरिजेंटल फ्लो। एयर करंट क्या हो गया? वर्टिकल फ्लो। इसको, इस डिफरेंस को आप ध्यान रखना। ये पूरे इसमें अब यही काम होने वाला है। अब देखो, विंड में पहले, सबसे पहले क्या देखना है? फैक्टर अफेक्टिंग देयर मूवमेंट। ये सब मेंस में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर मूवमेंट। तो क्या देखो, फैक्टर्स जो होते हैं वो किस पे डिटरमाइन करेंगे? जो भी फैक्टर्स होंगे वो आपके डायरेक्शन और स्पीड पर डिटरमाइन करेंगे। जो भी फैक्टर्स एंड फोर्सेस होंगे वो आपके डायरेक्शन और स्पीड पर डिटरमाइन करेंगे। ये पहले पॉइंट को आप ध्यान रखना। सबसे पहला फैक्टर क्या है? प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट होता क्या है? प्रेशर ग्रेडियंट होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो कोई भी, अगर आप दो सरफेस को, दो लोकेशन को कंपेयर करोगे, उनमें जो चेंजेस हैं उनको आप प्रेशर ग्रेडियंट कह रहे हो। प्रेशर ग्रेडियंट देख लो क्या है? अफेक्ट्स बोथ डायरेक्शन एंड स्पीड। सबसे पहला पॉइंट, इट डिनोट्स द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू लोकेशन। इट डिनोट्स द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू लोकेशन। इसे ही आप प्रेशर ग्रेडियंट कह रहे हो। द विंड्स ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर रीजन। क्यों? रीजन मैंने आपको बताया था। विंड जो है हमेशा कहां से मूव करती है? हाई टू लो प्रेशर रीजन। हाई से लो प्रेशर रीजन की ओर जाएगी। ठीक है, अभी इस चीज को, ये जो पॉइंट है हाई प्रेशर लो प्रेशर वाला, इसको मैंने अच्छे से समझाया था, फिर भी एक बार आपको समझा रहा हूं। सपोज ये रीजन है, हाई प्रेशर रीजन है, दैट मीन्स यहां का जो टेम्परेचर है वो आपका लो होगा। टेम्परेचर जो होगा वो लो होगा। वहीं कोई रीजन है, ये आपका लो प्रेशर रीजन है, दैट मीन्स यहां का जो टेम्परेचर होगा वो आपका हाई होगा। ये पॉइंट आपको इन्वर्सली रिलेशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नॉर्मल कंडीशन में। तो अब देखो, ये टेम्परेचर यहां पे हाई है, प्रेशर लो है, दैट मीन्स यहां पे अब आपका वैक्यूम क्रिएट हो रहा। उस वैक्यूम को सपोर्ट कौन कर रहा? हाई प्रेशर जोन सपोर्ट कर रहा। इसलिए विंड का मूवमेंट कैसा है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। यही बात हो रही है। द विंड्स ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर रीजन, हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन, एंड दिस डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। ठीक है, ये पहला पॉइंट आपका क्लियर होगा। द स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट इज डिनोटेड एंड द मैप्स वाया क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार। ठीक है, थर्ड, द स्टीपर द ग्रेडियंट द हायर द स्पीड ऑफ विंड। जितनी स्टीप होगी ग्रेडियंट उतनी ज्यादा विंड की स्पीड मैक्सिमम होगी। सो ओवरऑल दिस फोर्स डिटरमाइन बोथ द स्पीड and the direction of the wind movement, that is it has determined the overall velocity of the wind। तो आपको बस प्रेशर ग्रेडियंट में इन दोनों के बीच में, हाई प्रेशर लो प्रेशर के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इसको आप एक्सप्लेन कर देना, आपका काम हो जाएगा। वहीं बस इस पॉइंट को ध्यान रखना कि स्टीपर द ग्रेडियंट हायर द स्पीड ऑफ द विंड, बस इनके बीच में रिलेशन याद रखना। सेकेंड आप पॉइंट देख लो। सेकेंड क्या है फैक्टर? कोरियलिस फोर्स। कोरियलिस फोर्स क्या करता है? ये आपके मूवमेंट को अफेक्ट करता है। जैसे आप देखोगे इक्वेटोरियल पे है, यहां से कोई भी मूव करेगा एयर तो वो क्या करेगा? वो डाइवर्ट कर जाएगा। देखो ये किसके मदद से कर रहा है? बिकॉज ऑफ कोरियलिस फोर्स। कोरियलिस फोर्स क्या करता है? दिस फोर्स इज जनरेटेड बाय वर्च्यू ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ एंड अफेक्ट्स ओनली द ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ लाइक विंड्स, ओशियन करंट। दैट इज वाई इट इज apparent एंड नॉट अ रियल फोर्स। ये रियल फोर्स नहीं होता, ये apparent फोर्स होता है। इट अफेक्ट्स ओनली द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ विंड। इस पॉइंट को ध्यान रखना, ओनली। ये सिर्फ मूवमेंट ऑफ विंड में हेल्प करता है, उनके डायरेक्शन को बस ये चेंज करता है। नदर्न हेमिस्फीयर में रहेगा तो राइट हैंड साइड कर देगा, सदर्न हेमिस्फीयर में रहेगा तो वो लेफ्ट हैंड साइड कर देगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ विंड। जितना मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। सपोज मैग्नीट्यूड लो है तो डिफ्लेक्शन भी लो होगा, मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है तो डिफ्लेक्शन भी मैक्सिमम होगा। बस यही ये पॉइंट यहां कर रहा।
हायर स्पीड मीन्स हायर डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्ट्स द विंड टू राइट इन नदर हेमिस्फीयर, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये सारी बातें हो चुकी है, डिफ्लेक्ट्स द विंड इन टू लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। हमेशा देखोगे आप एक काम करो, आप ऐसे समझो 0 डिग्री पे है, ये इंडिया समझ लो आप, ये इंडिया का पेनिनसुलर रीजन है। आप देखोगे कि हमारे वहाँ जो मानसून होता है, अभी साउथ वेस्ट मानसून विंड आ रहा है, वो कैसे हो रहा है, ये देखो आप, ये कुछ सबसे पहले सदर्न हेमिस्फीयर में कुछ ऐसे मूवमेंट होता है इसका लेफ्ट हैंड साइड। ये देखो यहाँ पे इक्वेटोरियल के पास पहुँचता है, यहाँ से ये एयर जो है, विंड जो है, ये डाइवर्ट कर जाता है, ये डाइवर्ट कर जाता है। तो यही ये बात हो रहा है, डिफ्लेक्ट्स द विंड टू राइट इन नदर्न हेमिस्फीयर। देखो राइट हैंड साइड है, डिफ्लेक्ट्स द विंड टू लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। इस पॉइंट को बस आपको ध्यान रखना है। जीरो एट इक्वेटर, जो कोरियालिस फोर्स होता है, जीरो एट इक्वेटर, दैट इज वाई नो ट्रॉपिकल साइक्लोन एट इक्वेटोरियल रीजन। मैक्सिमम कहां होता है, पोल्स पे। जीरो एट इक्वेटर एंड नो ट्रॉपिकल साइक्लोन एट इक्वेटोरियल रीजन, मैक्सिमम एट पॉइंट्स, मैक्सिमम एट पोल्स। तो इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लेना, इसको भी ध्यान रखना। थर्ड पॉइंट क्या है, बस आपको पॉइंट अपने पास रखना है। कोरियालिस फोर्स हो गया पहला, सेकंड हो गया प्रेशर ग्रेडियंट, थर्ड देख लो आप फ्रिक्शनल फोर्सेस। ये क्या करता है, ये आपके डायरेक्शन स्पीड दोनों को अफेक्ट करता है। इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द विंड्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स मूवमेंट। इट कैन अफेक्ट बोथ डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द विंड मूवमेंट। इट इज इफेक्टिव ओनली अप टू अ फ्यू थाउजेंड मीटर्स अबव अर्थ सरफेस। फ्रिक्शन मतलब क्या है, जहां उसको फ्रिक्शन लग रहा है, जहां से उसके स्पीड को या डायरेक्शन को या तो रोका जा रहा है या उसे चेंज किया जा रहा है, उसे ही आप क्या करोगे, फ्रिक्शनल फोर्सेस कह दोगे। ये आपके डायरेक्शन स्पीड दोनों को चेंज कर रहा। द ओशियन प्रोवाइड मच लेस फ्रिक्शन देन लैंड एज द लेटर इज कवर्ड विथ वेजिटेशन। जो आपका जो लैंड है वहां क्या है, वेजिटेशन भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लैंडफॉर्म भी है। दैट इज वाई द विंड स्पीड आर हायर ओवर वाटर बॉडीज देन ऑन लैंड। ये बहुत नॉर्मल पॉइंट है, इसमें कोई ऐसा डिफिकल्टीज नहीं है। आप लैंड पे अगर देखोगे तो आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रहे हो, वेजिटेशन कवर देख रहे हो, लैंडफॉर्म देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट। तो ये क्या कर रहा है, आपके विंड का जो फ्रिक्शन है, जो अपना ये फ्रिक्शन जो जनरेट कर रहा है वो मैक्सिमम जनरेट कर दे रहा है, जिसके कारण विंड का जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा डायरेक्शन चेंजेस नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा स्पीड भी आपको नहीं दिखा पा रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे विंड का स्पीड जो है वो मैक्सिमम होता है अगर वो वाटर बॉडीज के कनेक्शन में आ जाए। दैट इज वाई वी आर ट्राइंग टू एक्सर्ट ऑफशोर विंड पावर। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। अब हम लोग ये देखो 3 पॉइंट देख लिए हम लोग, क्या क्या देख लिए, फ्रिक्शनल फोर्सेज देख लिए, कोरियालिस फोर्सेज देख लिए एंड प्रेशर ग्रेडियंट देख लिए। तो ये फैक्टर भी एग्जाम पूछ सकता है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। अब इसके आगे कुछ और बातें कर लेते हैं। आप टाइप्स ऑफ विंड देख लेते हैं। आप सबसे पहला क्या है टाइप्स ऑफ विंड में, सबसे पहला अपना प्रिवेलिंग, जिसे आप प्राइमरी, जिसे आप प्लेनेटरी, जिसे आप परमानेंट विंड भी कह रहे हो, PPPP, बस कंफ्यूज नहीं होना। ये आपका क्या है, परमानेंट विंड। सेकेंड क्या है, जियोस्ट्रॉफिक विंड। थर्ड क्या है, सीजनल विंड। फोर्थ क्या है, डायनल विंड। 5 लोकल विंड। तो एक एक करके आप विंड को देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं प्रिवेलिंग, प्राइमरी, प्लेनेटरी, परमानेंट विंड को देखते हैं। These winds get affected by all the above mentioned forces and affect the earth's surface throughout the year। ये कौन सा है, आपका ट्रेड विंड हो गया, वेस्टर्लीज हो गया, पोलर स्टर्लीज हो गया, ये सब क्या है आपका परमानेंट विंड होता है ये सब। अब एक एक करके इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या देख लिया हमने, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, पोलर स्टर्लीज, ये सारी बातें हमारी हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ट्रेड विंड के बारे में देख लेते हैं, इनका कुछ मूवमेंट देख लेते हैं। ट्रेड विंड जो है ये आपका कैसे मूव करता है, ये आपका मूव करता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की ओर। ये आपने देखा था कुछ ऐसे, आपका ये 0 डिग्री था, इधर कुछ ऐसे आपका मूवमेंट था, कुछ फिर ये इसका ऐसे डाइवर्जन था। तो इसे आप क्या करें, इसका मूवमेंट कहाँ से हो गया, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये हो गई बात आपकी ट्रेड विंड के लिए, ट्रेड विंड से रिलेटेड ये बात हो गई। डायग्राम आपके पास है, चलिए इसको अब यहां से रब करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा था आपसे कि जितने भी डेजर्ट हैं, मैक्सिमम डेजर्ट हैं, वो आपके वेस्टर्न साइड पे ट्रॉपिकल रीजन में क्यों प्रिवेल करते हैं, या ऐसा एक आपसे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। बाकी आंसर राइटिंग इसके बाद के लेक्चर में होगी, उसमें वो चीज को देखेंगे, लेकिन हल्का यहां पे एक डायग्राम के हेल्प से बस आपको समझाने की कोशिश करते हैं उसे।
आप देखो, ये आपका एरिया जो हो गया, ये 0 डिग्री हो गया, ठीक है। देन ये आपका, बस चीज़ों को समझते चलना आप, ये आपका 25 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये आपका 35 डिग्री नॉर्थ हो गया, ठीक है। एंड देन सेम ऐसे ही इधर भी आप ले लो, सदर्न हेमिस्फीयर का 25 डिग्री साउथ एंड देन 35 डिग्री साउथ। कुछ ऐसे ही आपका डायग्राम हो गया। अब ये देखो, ये बीच में आप एक ऐसे कर दो जो कि आपका कॉन्टिनेंट एंड ओशियन के बीच में डाइवर्जेंस दिखाएगा। इधर साइड आपका ओशियन हो गया, जितना डायग्राम यूज कर सकते हो उतना अच्छा है। इधर हो गया आपका कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो जो कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न मार्जिन होगा, कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न मार्जिन होगा वो ओशियन का क्या हो गया, ईस्टर्न मार्जिन। ये मैं उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न मार्जिन वही आपका ओशियन का ईस्टर्न मार्जिन। क्वेश्चन क्या पूछा था कि क्यों जितने भी डेजर्ट हैं, इसके कलर को चेंज करते हैं, जितने भी डेजर्ट हैं वो आपके इस जगह क्यों प्रिवेल करते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में। इस जगह आपके ट्रॉपिकल डेजर्ट वगैरह हो गई। सेम यहां भी आपका, ठीक है। कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पे ही क्यों सारे आपके ट्रॉपिकल डेजर्ट प्रिवेल करते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला पॉइंट देखो आप, अब इसमें आपका ट्रेड विंड का मूवमेंट कैसा होगा। ट्रेड विंड का मूवमेंट आपका कुछ ऐसे हो रहा, राइट हैंड साइड, इधर से आपका लेफ्ट हैंड साइड। ये जोन क्या हो गया, ये आपका ITCZ का जोन हो गया। ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट। ये इधर से आ गया आपका साउथ ईस्ट स्टेट, ठीक है। ये एरिया नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ये एरिया साउथ ईस्ट स्टेट, ठीक है। ये पहला पॉइंट। दूसरा, अब आप ओशियन के ईस्टर्न मार्जिन में देखोगे तो यहां पर प्रिवेल करता है आपका कोल्ड ओशियनिक करंट। कौन सा करंट, कोल्ड ओशियनिक करंट। सेम यहां भी वही है, सही होगा डायग्राम। क्या इधर, कोल्ड ओशियनिक करंट, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला रीजन क्या है, अगर थोड़ा समझे तो, कि देखो आप, ये आपका 30 डिग्री हो गया, नॉर्थ साउथ 30 डिग्री ले लो। यहां क्या देख रहे थे आप, यहां पे आपका टेम्परेचर हाई है, ठीक है। साथ ही साथ प्रेशर भी आपका, टेम्परेचर भी हाई है, प्रेशर भी हाई है। ये क्रिएट क्या कर रहा था, ये आपका एंटी साइक्लोनिक कंडीशन को क्रिएट कर रहा था। एंटी साइक्लोनिक सिस्टम को ये जनरेट कर रहा था, ठीक है। जिसके कारण से क्या हो रहा था, ये देखो, कुछ ऐसे आपका विंड का फ्लो हो रहा था, कुछ ऐसे। इधर से ये आपका ट्रेड विंड हो गया था, इधर से ये आपका वेस्टर्लीज हो गया था, ठीक है। हाई प्रेशर भी है, हाई टेम्परेचर भी है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन जनरेट कर रहा, पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या हो गया, ये देखो आप, कोल्ड ओशियनिक करंट है, ये भी आपका डेजर्ट को हेल्प कर रहा। साथ ही साथ ये एक ऑफशोर है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, कंडीशन क्या क्या हो गया वो आपने क्या, सबसे पहला कंडीशन क्या हो गया उसे समझो। सबसे पहला कंडीशन हो गया कि जो ड्राई एयर है वो श्रिंक कर रहा है, वो श्रिंक कर रहा है। कहां से, अपर ट्रोपोस्फेयर से, अपर ट्रोपोस्फेयर से लोअर ट्रोपोस्फेयर तक वो सिंक कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, आप देखोगे कि एडियाबेटिक प्रोसेस जनरेट हो रहा है। जो ये पहला डायग्राम हमने बनाया, एडियाबेटिक प्रोसेस आपका जनरेट हो रहा, जिसके कारण से क्या हो रहा है, एक तो सबसे पहले ये क्लाउडलेस कंडीशन को हेल्प कर रहा, रेनलेस कंडीशन हो रहा, एंड देन आपका टेम्परेचर भी हाई रहेगा और प्रेशर भी हाई रहेगा, दोनों आपका हाई रह रहा है। ये पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या हो गया कि जो आउटफ्लोइंग जो ट्रेड विंड है, देखो ये ट्रेड विंड आपने देखा, ये वाली, ये ट्रेड विंड, ये ट्रेड विंड क्या है, ये ट्रेड विंड जो है ये आपका आउटफ्लो ट्रेड विंड है, आउटफ्लो ट्रेड विंड है।
ये क्या कर रहा है, दैट मीन्स ये आपका ऑफशोर विंड है, ऑफशोर विंड है। तो इसके पास क्या है, मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल नेग्लिजिबल है, मॉइस्चर कंटेंट लो है, जिसके कारण से आपका जो वेस्ट कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट है, वो ड्राई रह जा रहा है, वो आपका ड्राई रह जा रहा है। ये हो गया आपका सेकेंड रीजन। वहीं थर्ड रीजन क्या हो गया कि आपका जो वेस्टर्न मार्जिन है कॉन्टिनेंट का, वेस्टर्न मार्जिन है कॉन्टिनेंट का, वहां पे आप देखोगे कि कोल्ड ओशियनिक करंट फ्लो हो रहा है, कोल्ड ओशियनिक करंट फ्लो हो रहा। कोल्ड ओशियनिक करंट है मतलब क्या है, एयर जो है वो कोल्ड है, डेंसर है, वो क्या कर रहा है, सिंक करेगा एयर, इसलिए क्लाउडलेस कंडीशन को जनरेट कर रहा, रेनलेस कंडीशन को जनरेट कर रहा। तो फिर ये भी आपका ड्राई कंडीशन को सुटेबल है और साथ ही साथ डेजर्ट के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा। तो ये 3-4 पॉइंट ऑफ आप बस यहां से आप डिफाइन कर सकते हो। ट्रेड विंड के बारे में आप समझ गए तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी। जो मैंने डायग्राम के हिसाब से समझा दिया वो यहाँ भी बिल्कुल फिजिबल है, ये पॉइंट यहाँ भी लग सकता है। आई होप ये पहला पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। सेकंड अब देख लो आप, सेकंड एग्जांपल क्या है आपका, वेस्टर्लीज। थर्ड क्या है, पोलर ईस्टर्लीज। ये भी बातें हमारी हो चुकी है, ये सारी बातें। बस अब इनका आप यहाँ पे मूवमेंट देख लो, वेस्टर्लीज का मूवमेंट देख लो। वेस्टर्लीज कहाँ से मूव करती है, वेस्टर्लीज मूव करती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से आपका सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तक। कहाँ से कहाँ तक, 30 डिग्री लैटिट्यूड से आपका 60 डिग्री लैटिट्यूड तक। इस पॉइंट को आप बस ध्यान रख लेना, ठीक है। वहीं अब पोलर ईस्टर्लीज के बारे में बात कर लेते हैं, इनका मूवमेंट देख लें। हाँ, उससे पहले एक पॉइंट और वेस्टर्लीज से आप नोट डाउन कर सकते हो कि ये जो वेस्टर्लीज होती है ये आप देखोगे तो ये नदर्न हेमिस्फीयर में उतना स्ट्रांग नहीं होती है जितना सबसे ज़्यादा ये सदर्न हेमिस्फीयर में स्ट्रांग होती है। कहाँ स्ट्रांग होती है, सदर्न हेमिस्फीयर में। इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर में इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है। अगर ये 40 डिग्री साउथ पे मूव कर रही है तो इसे कहा जाता है रोअरिंग 40s, रोअरिंग 40s। वहीं अगर 50 डिग्री साउथ पे है तो इसे कहते हैं आप फ्यूरियस 40s, फ्यूरियस 40s। अगर 60 डिग्री पे है साउथ पे तो इसे कहोगे आप श्रिंकिंग 50s, श्रिंकिंग 60s। इस पॉइंट को भी आप ऐड कर सकते हो एग्जाम में, इसे भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये बात हो गई। अब पोलर ईस्टर्लीज के बारे में देख लेते हैं लास्ट, इसके बारे में कुछ। पोलर ईस्टर्लीज का बस मूवमेंट देख लो आप। पोलर ईस्टर्लीज मूव कैसे करता है, तो ये आपका पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से कहां तक मूव करता है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तक, लो प्रेशर बेल्ट तक। दैट मीन्स 90 डिग्री से लेकर नॉर्थ या साउथ से लेकर ये आपका 66 हाफ डिग्री नॉर्थ या साउथ तक मूव करता है। तो ये तीनों को आपको ध्यान रखना है परमानेंट विंड में, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज। चलिए इसे अब रब कर देते हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड। दे मूव एट ट्रोपोस्फोर्स दैट इज लेवल and therefore are not affected by the frictional force. As a result, they travel parallel to isobar. जियोस्ट्रॉफिक विंड के बारे में क्या होगा, इसका एग्जांपल देख लो आप, जेट स्ट्रीम। इसको डिफाइन करेंगे अगले क्लास में, ये बहुत अच्छे से इसे समझना है। जेट स्ट्रीम को, जेट स्ट्रीम होता क्या है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। जियोस्ट्रॉफिक विंड का क्या देख लिया, दे मूव एट ट्रोपोपॉज। ये बिल्कुल मतलब ये अगर सरफेस है तो ये यहां पे मूव कर रहा है इधर, इसलिए ट्रोपोपॉज का मूव करता है। And they are not affected by the frictional forces. As a result, they travel parallel to isobars. Seasonal wind क्या हो गए, they are experienced only during a particular season. जैसे अपने इंडिया में क्या हो गया, मॉनसूनल विंड, ये भी अच्छे से देखेंगे हम लोग इंडियन क्लाइमेट में। फोर्थ, डायनल विंड्स, चेंज डायरेक्शन बिटवीन डे एंड नाइट, उसे आप क्या कहते हो, डायनल विंड्स। जैसे माउंटेन एंड वैली ब्रिज हो गई, सी ब्रिज हो गई, लैंड ब्रिज हो गई, ये सब क्या हो गए आपकी डायनल विंड्स। चेंज डायरेक्शन बिटवीन डे एंड नाइट। एग्जांपल, इन कोस्टल रीजन द सी ब्रिज फ्लोज ड्यूरिंग डे एंड द लैंड ब्रिज फ्लो ड्यूरिंग नाइट।
तो ये बात हो गई आपकी डायगोनल विंड्स की। और कुछ एग्जांपल है जैसे माउंटेन एंड वैली ब्रिज। लोकल विंड्स, विंड्स दैट अफेक्ट्स ओनली अ स्पेसिफिक लोकेशन, मे बी ऑल अराउंड ईयर और ड्यूरिंग पर्टिकुलर ईयर। एग्जाम्पल इंडिया में ले लो, लू, चिनूक एक्सेट्रा, ये सब क्या हो गए आपके लोकल विंड्स हो गए। ये डायग्राम भी, ये सब सारी आपकी डायग्राम क्लियर होगी। अब देखो प्लैनेटरी विंड्स, ये वैसे हमने समझा दिया है, फिर भी यहां देख लो आप, प्लैनेटरी विंड्स एंड ट्राई सेलुलर मेरिडोनियल सर्कुलेशन, ये सब आपका इंपॉर्टेंट है, इसे अब अच्छे से हम लोग डिटेल में देखते हैं। प्लैनेटरी विंड्स आर लार्ज स्केल विंड पैटर्न दैट सर्कुलेट द अर्थ ड्रिवन बाय डिफरेंसेस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर बिटवीन रीजन। ये सारी बातें हो चुकी है, बस आप पढ़ते चलो। अब प्रेजेंस थ्रू आउट द ईयर, एग्जाम्पल देख लो आप, ट्रेड विंड देखा हमने, वेस्टर्लीज देखा, पोलर ईस्टर्लीज देखा। दीज विंड्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन रीडिस्ट्रीब्यूटिंग हीट एंड मॉइस्चर अक्रॉस द प्लैनेट, इन्फ्लुएंसिंग वेदर पैटर्न एंड क्लाइमेट। देयर आर सेवरल की टाइप्स ऑफ प्लैनेटरी विंड। सबसे पहला क्या है, ट्रेड विंड, जिसे आप ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज भी कहते हो। मूवमेंट क्या है देख लो आप, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक। दीज विंड्स आर परसिस्टेंट ईस्टर्ली विंड्स that blow from the subtropical high pressure belt toward the equatorial or equator region in both hemisphere. They are named so because they historically facilitated trade routes across the world oceans, play significant role in movement of ocean current and are important for sailor and aviation routes. इसको आप ध्यान रखना, ये बात मेरी बहुत अच्छे से आपसे हो चुकी है, ये मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया आपको ट्रेड विंड्स के बारे में। वेस्टर्लीज देख लो, 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ साउथ तक मूव होता है ये। वेस्टर्लीज आर प्रिवेलिंग विंड्स दैट ब्लोज फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टुवर्ड्स सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट इन बोथ हेमिस्फीयर। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर वेस्टर्न डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट, एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द मूवमेंट ऑफ वेदर सिस्टम अक्रॉस मिड लैटिट्यूड। दीज आर पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग एंड वेल डिफाइंड इन सदर्न हेमिस्फीयर। इसलिए इसे क्या क्या नाम दिया गया था, रोअरिंग 40s, स्ट्राइकिंग 60s, ऐसे करके सिंकिंग 60s, ऐसे करके इनका कुछ नाम दिया गया था, तो इसको ध्यान रखना है। 40 डिग्री साउथ, 50 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ। नेक्स्ट है पोलर ईस्टर्लीज, मूवमेंट वही है 60 डिग्री नॉर्थ साउथ से 90 डिग्री नॉर्थ साउथ, ये ऐसा कुछ इसका मूवमेंट था। दीज आर कोल्ड विंड्स दैट ब्लोज फ्रॉम द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, मतलब 90 डिग्री नॉर्थ साउथ से ये नीचे की ओर आ रही है 66 हाफ डिग्री नॉर्थ साउथ की तरफ। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर ईस्टर्ली डायरेक्शन, इसका मूवमेंट कैसे है, ईस्ट टू वेस्ट, एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन द पोलर रीजन एंड द मिड लैटिट्यूड। पोलर ईस्टर्लीज आर वीकर एंड लेस कॉन्स्टेंट देन द ट्रेड विंड्स एंड वेस्टर्लीज, प्ले मेजर रोल इन क्रिएशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन। इसको ध्यान रखना, किससे रिलेटेड, ये टेम्परेट साइक्लोन से। ये बस मैंने रीड कर लिया है, क्योंकि ये पूरी चीजें मैंने बहुत अच्छे से स्टार्टिंग से ही डायग्राम से बस आपको समझाते चल रहा हूं। अब कुछ और बात करते हैं, ये देख लेते हैं आप। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ऑप्शन वगैरह में बहुत बार पूछा है, ज्योग्राफी में, जीएस में भी पूछ सकता है। ट्राई सेलुलर मेरिडोनियल सर्कुलेशन। अब ये ट्राई सेलुलर मेरिडोनियल सर्कुलेशन है क्या, उससे सबसे पहले देखते हैं। इट रेफर्स टू द 3 सेल्स, कौन कौन सेल, हेडलेस सेल, फेरल सेल एंड पोलर सेल, circulation pattern in each hemisphere of the Earth's atmosphere, characterized by the movement of air from the equator towards pole and back again। फिर से समझना है ट्राइसेलुलर मेरिडोनियल सर्कुलेशन है क्या। इट रेफर्स टू द 3 सेल सर्कुलेशन, कौन कौन 3 सेल, हेडलेस सेल, फेरल सेल एंड पोलर सेल। पैटर्न इन ईच हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर, कैरेक्टराइज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स पोल एंड बैक अगेन। ये देखो, हेडलेस सेल से मूवमेंट, फेरल सेल से फिर पोलर सेल, ऐसे ये पूरा आपका मूवमेंट हो रहा है। इसे ही आप ट्राई सेलुलर मेरिडोनियल सर्कुलेशन कह रहे हो। इसे देखो आप, हेडलेस सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, नीचे से ऊपर जाओ, 0 डिग्री है नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, ये देखो इसका मूवमेंट ऐसे कुछ था, हमने डायग्राम में समझा था। फिर यहां देखो, अच्छे समझा रहे हैं, यहां देखो ये एयर जो है ये ऊपर की ओर जा रहा है, इसे आप क्या कह रहे थे, डोल्ड्रम कह रहे थे। फिर यहां से देखो ये एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बना रहा था, ठीक है। फिर एयर यहां पे सिंक कर रहा था 30 डिग्री नॉर्थ पे। फिर यहां से दोनों डायरेक्शन में एयर जो विंड है वो बाइफरकेट हो रही थी। फिर देन यहां से ऊपर की ओर जा रहा था। फिर यहां से एयर जो है मूवमेंट इसका चेंज हो रहा है, एंड देन
फिर से सिंक हो रहा है। तो ये पूरे अलग अलग नाम से जानते हैं। अगर 0 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तक है तो इसे आप क्या कहते हो, हेडलेस सेल। 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ तक है तो इसे आप कहते हो फेरल सेल। 60 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ तक है तो इसे आप कहते हो पोलर सेल। इसे ही आप ट्राई सेलुलर मेरिडोनियल सर्कुलेशन कहते हो। तो बस इसको आपको ध्यान रखना है, ये डायग्राम को, इस डेफिनेशन को आपको ध्यान रखना है। अब एक एक करके तीनों को देख लेते हैं। हेडलेस सेल क्या है? हेडलेस सेल, इसके बारे में क्या देखा हमने? 0 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तक, ठीक है, या 0 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ तक। लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट सेल ड्यू टू हायर कन्वेक्शन एट इक्वेटोरियल। यहां पे इक्वेटोरियल क्या होता है? आईटी सीजर होता है। यहां पे सन भी आपको थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलता है। एक्सटेंड्स फ्रॉम इक्वेटर टू अबाउट 30 डिग्री लैटिट्यूड। वार्म मॉइस्ट एयर राइजेस एट द इक्वेटर forming low pressure zone and generating trade winds. As the air cools and descends around 30 degree latitude, it creates high pressure belt and generate the trade wind. ये भी मेरी बातें हो चुकी है। तो 30 डिग्री नॉर्थ पे आपने क्या देखा था कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो भी आपका हाई है, प्रेशर है वो भी आपका हाई है। तो यहाँ पे क्या एंटी साइक्लोनिक कंडीशन आपको जनरेट कर रहा था। साथ ही साथ आपको यहां पे एडियाबेटिक प्रोसेस भी देखने को मिल रहा था, जिसमें दोनों के बीच में डायरेक्टली रिलेशन था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फेरल सेल के बारे में। इट इज अ मिड लैटिट्यूड सेल दैट लाइज बिटवीन द हेडले एंड पोलर सेल्स। इट ऑपरेट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू हेडले सेल। एयर राइजिंग एट अराउंड 60 डिग्री लैटिट्यूड एंड डिसेंडिंग एट अराउंड 30 डिग्री लैटिट्यूड। आपने क्या देखा था वेस्टर्लीज का कि वो राइट हैंड साइड मूव करके कुछ ऐसे आ रहा है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट से आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की ओर आ रहा है। दैट मीन्स 60 डिग्री लैटिट्यूड से 30 डिग्री लैटिट्यूड की और आ रहा। द फेरल सेल इज ड्रिवन बाय इंटरेक्शन बिटवीन हेडले एंड पोलर सेल एंड इज लेस वेल डिफाइंड देन अदर सेल। तो ये फेरल सेल के बारे में इतने पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि ये मिड लैटिट्यूड सेल है। अराइज कहां से कर रहा है? तो ये आपका 60 डिग्री लैटिट्यूड से। डिसेंड कहां कर रहा है? 30 डिग्री लैटिट्यूड पे। इट ऑपरेट्स इन दी अपोजिट डायरेक्शन टू हेडले सेल। हेडले सेल कैसे मूव कर रहा था आपका? कुछ ऐसे मूव कर रहा था। देखो हेडले सेल का मूवमेंट कुछ ऐसे था, वहीं फेरल सेल का देखो मूवमेंट बिल्कुल अपोजिट हो गया है, ठीक है। हेडले सेल कैसे मूव कर रहा है? ऐसे मूव कर रहा है। फेरल सेल कैसे मूव कर रहा है? ऐसे मूव कर रहा है। इसलिए ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ये बात कर रहा है फेरल सेल। नेक्स्ट अब चलते हैं पोलर सेल को देखते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट सेल, एक्सटेंड फ्रॉम अराउंड 60 डिग्री लैटिट्यूड टू दी पोल्स। कोल्ड है, डेंस एयर है, सिंक एट पोल एंड क्रिएटिंग हाई प्रेशर जोन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, एंड जनरेटिंग पोलर स्टर्लीज। एज द एयर वार्म्स एंड राइजेज अराउंड 60 डिग्री लैटिट्यूड, इट क्रिएट्स लो प्रेशर बेल्ट एंड जनरेट वेस्टर्लीज विंड। क्या जनरेट कर रहा है? वेस्टर्लीज विंड को। इंपॉर्टेंस देख लो, इसका इंपॉर्टेंस क्या है ट्राई सेलुलर मेरिडोनियल सर्कुलेशन का। ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल in regulating global climate and weather patterns by transporting heat, moisture and energy around the planet। ये सब आप क्या कंक्लूजन में, ये सब पॉइंट आप इसके सिग्निफिकेंस को, इसके इंपॉर्टेंट को आप कंक्लूजन में डिफाइन करना, बहुत स्ट्रॉन्ग आंसर होने वाला है। इट हेल्प्स टू रीडिस्ट्रीब्यूट हीट फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल एंड वाइस वर्सा, इन्फ्लुएंसिंग टेम्परेचर ग्रेडियंट्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिस्टम एंड विंड पैटर्न। तो ये इसका क्या हो गया? इंपॉर्टेंस हो गया। तो ट्राई सेलुलर मेरिडियन से आपको इतना ध्यान होना चाहिए, ये डायग्राम बिल्कुल याद होना चाहिए, डेफिनेशन याद होना चाहिए, तीनों को बस आपको समझना है, अपने लैंग्वेज में इनको डिफाइन करना है एंड देन आपको इंपॉर्टेंस बता के इसको कंक्लूड करना। अगर इससे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ ले तो इससे मैक्स टू मैक्स 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देख लो आप जियोस्ट्रॉफिक विंड, इसके बारे में वैसे पहले बात हो चुकी है, बस फिर भी देख लो, ये थोड़े से डिटेल में देखना है। अब यहाँ पे जियोस्ट्रॉफिक विंड्स के बारे में अब देखते हैं। जियोस्ट्रॉफिक विंड आर लार्ज स्केल विंड्स दैट ब्लो पैरेलल टू द आइसोबार इन द एटमॉस्फेयर। दे आर द रिजल्ट ऑफ अ बैलेंस बिटवीन द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड द कोरियलिस फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट। इसमें आप कुछ डायग्राम ऐसे यूज कर सकते हो, जैसे आप ऐसे एक ये दे दिया प्रेशर जोन, एक ये दे दिया आपने, ये हो गया आपका 1000 मिलीबार एंड ये हो गया आपका 1020 मिलीबार। तो ये जो देखो प्रेशर ग्रेडियंट जो है, ये आपका जियोस्ट्रॉफिक विंड जो है, इसका मूवमेंट कुछ ऐसे होगा, आपका मूवमेंट कुछ
ऐसे होगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका जियोस्ट्रॉफिक विंड। तो बस ऐसे छोटा सा आप डायग्राम यूज कर सकते हो। क्या कह रहा कि जियोस्ट्रॉफिक विंड आर लार्ज स्केल विंड दैट ब्लो पैरेलल टू द आइसोबार, ये आइसोबार हो गया, इससे पैरेलल है, इन द एटमॉस्फेयर। दे आर रिजल्ट ऑफ अ बैलेंस बिटवीन द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड द कोरियलिस फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। फॉर्मेशन देख लो आप, दे फॉर्म व्हेन द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स which drives air from areas of high pressure to areas of low pressure is balanced by the Coriolis force, which deflects moving air to the right in the northern hemisphere and the left in the southern hemisphere due to earth rotation। ये बातें हमारी हो चुकी है आपसे। एक बात बस यहाँ ध्यान रखना, जो जियोस्ट्रॉफिक विंड है ये आपका सिर्फ और सिर्फ हाई लैटिट्यूड में फाउंड होता है, लो लैटिट्यूड में फाउंड नहीं होता है। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लेना। इसका इंपॉर्टेंस देख लो आप, they are important for understanding and predicting weather pattern as they influence the movement of weather system and the distribution of atmospheric pressure। तो ये इसका इंपॉर्टेंस हो गया। क्या इंपॉर्टेंस हो गया? वेदर सिस्टम को उसमें प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हेल्प करता है। दे आर कॉमनली यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग एंड आर एन एसेंशियल कॉन्सेप्ट इन मेट्रोलॉजी। तो ये भी इसका इंपॉर्टेंस हो गया। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया? जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सच विंड। किसके? तो जियोस्ट्रॉफिक विंड के बारे में बात हो रही है। अब हम लोग एक और इंपॉर्टेंट सेगमेंट देखने वाले हैं जिसका नाम है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम देखो, जेट स्ट्रीम होता क्या है? जेट स्ट्रीम्स आर नैरो बैंड्स ऑफ फास्ट फ्लोइंग हाई अल्टीट्यूड विंड्स फाउंड इन अपर ट्रोपोस्फेयर टिपिकली एट एल्टीट्यूड ऑफ 10 to 15 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है? ये जो सरफेस है यहाँ पे आपको जेट स्ट्रीम वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। ये हमेशा आपको जो अपर ट्रोपोस्फेयर है इधर ही आपको ये देखने को मिलेगा। यही ये बात करिए, जेट स्ट्रीम्स आर नैरो बैंड्स ऑफ फास्ट फ्लोइंग हाई अल्टीट्यूड विंड्स फाउंड इन अपर ट्रोपोस्फेयर टिपिकली एट एल्टीट्यूड ऑफ 10 to 15 किलोमीटर। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर हाई विंड्स स्पीड एंड meandering रिबन लाइक अपीयरेंस। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो देख लेते हैं। देखो, ये जो जेट स्ट्रीम है इसका फॉर्मेशन में सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है? तो आपका प्रेशर ग्रेडियंट प्ले करता है। दे आर प्राइमरली फाउंड बाय इंटरेक्शन बिटवीन द टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ डिफरेंट एयर मासेज। टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ डिफरेंस एयर मासेज। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब क्या हो गया? डिफरेंसेज इन टेम्परेचर। सरफेस पे कोई भी दो लोकेशन में जो डिफरेंसेज होगा टेम्परेचर में उसे आप टेम्परेचर ग्रेडियंट कह रहे हो। वही आपका ये जेट स्ट्रीम को फॉर्म करने में हेल्प करता है। The largest and most well-known jet stream are the polar jet stream and the subtropical jet stream, which are located near the boundaries of the polar and subtropical air masses respectively। यही इसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये पॉइंट ध्यान रखना आप। यहाँ से यहाँ तक आपको ध्यान रखना बिकॉज ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ डिफरेंट एयर मासेस। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसमें। अब कुछ डायग्राम की मदद समझते हैं। ये देखो, अब यहाँ देखो सब ट्रॉपिकल, ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट था जो 30 डिग्री नॉर्थ साउथ की बात हो रही है, यहाँ पे देखो हाई प्रेशर था, एयर क्या है? सिंक है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ विंड शुड बी लाइक कुछ ऐसे होना चाहिए एक्चुअल डायरेक्शन का, लेकिन एयर क्या हो रहा है? यहाँ पे सिंक हो रहा है। साथ ही साथ फिर यहाँ देखो 60 डिग्री सब ट्रॉपिक, जो ट्रॉपिकल एरियाज है, सब पोलर रीजन है ये। तो यहाँ पे देखो हाई प्रेशर है, एयर का डायरेक्शन कुछ ऐसे होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी एयर देख रहे हो आप सिंक हो रहा है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ विंड्स आफ्टर डिफ्लेक्शन बाय कोरियलिस फोर्सेस, तो किसके मदद से हो रहा है? बिकॉज ऑफ कोरियलिस फोर्सेस। लार्ज एयर कॉलम्स ड्यू टू वार्म एयर, ये तो चलो ये तो ठीक है, ये तो डोलड्रम के बारे में बात कर रहा, डोलड्रम के बारे में यहां बात हो रही है आपको। अब देखो ये जो सब ट्रॉपिकल रीजन है, यहां पे कौन सा जेट स्ट्रीम फॉर्म हो रहा है? सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। यहां पे कौन सा फॉर्म हो रहा है? पोलर जेट स्ट्रीम। तो इसको ध्यान रखना है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम एंड पोलर जेट स्ट्रीम। देखो जेट स्ट्रीम्स आर ऑलवेज वेस्टर्लीज, ये हमेशा आपको वेस्टर्लीज देखने को मिलेंगे। टाइप्स क्या क्या होते हैं? एक तो परमानेंट होते हैं, एक टेम्पररी होते हैं। परमानेंट को कौन कौन हो गए? पोलर जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। टेम्पररी में कौन हो गए? ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम एंड सोमाली करंट जेट स्ट्रीम। ये दोनों आपके परमानेंट और ट्रॉपिकल के बारे में बात हो गई। अब सबसे पहले पोलर जेट स्ट्रीम को देखते हैं, इसका कुछ देखते हैं।
लोकेशन क्या है, लोकेशन किसका है, हाई अल्टीट्यूड पे, टिपिकली बिटवीन 15 to 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। ये ऊपर की ओर है, 50 से 60 डिग्री नॉर्थ की ओर ये देखने को आपको मिलेगा। इट फॉर्म्स अलोंग द बाउंड्री बिटवीन कोल्ड पोलर एयर टू द नॉर्थ एंड वार्मर सब ट्रॉपिकल एयर टू द साउथ। ये प्रेशर जो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है, इट फॉर्म्स अलोंग द बाउंड्री बिटवीन कोल्ड पोलर एयर टू द नॉर्थ। नॉर्थ में क्या है, कोल्ड पोलर एयर है, साउथ में क्या है, वार्मर सब ट्रॉपिकल एयर है साउथ में। तो इसके बीच में क्या हो रहा है, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है, वही आपका पोलर जेट स्ट्रीम को सपोर्ट कर रहा। स्ट्रॉन्गेस्ट इन विंटर एंड वीकेस्ट इन समर, क्योंकि विंटर में क्या होगा, ये जो कोल्ड एरिया है ये एक्सट्रीम हो जाएगा, एंड वीकेस्ट इन समर, एंड इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन स्टीयरिंग वेदर सिस्टम एंड इन्फ्लुएंसिंग स्टॉर्म ट्रैक्स। देखो विंटर में क्या हो रहा है, हाई प्रेशर डिफरेंसेस हो रहा, समर में क्या हो रहा, लो प्रेशर डिफरेंसेस हो रहा कंपेयर टू विंटर। तो यहाँ पे देखो जेट स्ट्रीम भी आपका पोलर जेट स्ट्रीम जो है वो एक्सट्रीम हो जाएगा आपके विंटर में, वही समर में ये थोड़ा सा वीक रहेगा। नेक्स्ट देख लो आप, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, लोकेशन देख लो आप इसका, लोअर लैटिट्यूड में, टिपिकली कहाँ है, 20 से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पे, इक्वेटर के अगर देखें तो नियर बाई में ही है। इट फॉर्म्स अलोंग द बाउंड्री बिटवीन वार्म ट्रॉपिकल एयर टू द साउथ एंड कूलर मिड लैटिट्यूड एयर टू द नॉर्थ। वही जो ऊपर वाली बात है वही यहां भी हो रही है, जो टेम्परेचर ग्रेडियंट के बारे में बात हो रहा। वीकर एंड लेस कंसिस्टेंट देन पोलर जेट स्ट्रीम बट स्टिल इन्फ्लुएंस वेदर पैटर्न एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। देखो जेट स्ट्रीम का सबसे बड़ा रोल ही यही है कि ये वेदर पैटर्न को, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है, उनको प्रेडिक्ट करता है, ये इनका रोल हो गया। भाई अब नेक्स्ट कुछ और देख लेते हैं, इंपैक्ट ऑन वेदर एंड इकोनॉमी। किन की इंपैक्ट, तो जेट स्ट्रीम की इंपैक्ट को देख लेते हैं। ये बस आपको पॉइंट, बस 2-3 पॉइंट इसमें से याद कर लेना, उतना में काम हो जाएगा आपका, अगर आप समझ गए हो चीज़ों को। तो प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग वेदर पैटर्न्स बाय स्टीयरिंग द मूवमेंट ऑफ वेदर सिस्टम एंड इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ स्टॉर्म्स एंड प्रेसिपिटेशन। ये बातें हो चुकी है थोड़ी देर पहले। दे मूव एयर मासेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्रंट्स एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये नेक्स्ट क्लास में ये बातें होगी, नेक्स्ट क्लास में फ्रंट्स वगैरह के बारे में, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बात होने वाली है हमारी। दे कैन ऑल्सो अफेक्ट एविएशन रूट विथ एयरक्राफ्ट ऑफन टेकिंग एडवांटेज ऑफ द स्ट्रॉन्ग टेल विंड्स विथ जेट स्ट्रीम टू रिड्यूस फ्लाइट टाइम एंड फ्यूल कंजम्पशन। तो ये भी इसका एक इंपैक्ट है, वेदर और इकोनॉमी पे ये भी एक इसका एडवांटेज है। फोर्थ देख लो, जेट स्ट्रीम में ट्रांसपोर्ट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस अप हायर इन द स्ट्रेटोस्फेयर। This vertical air circulation causes a rapid rate of mixing of air between the troposphere and stratosphere। तो ये भी इसका एक इम्पैक्ट है जेट स्ट्रीम का। नेक्स्ट, मॉनसून ऑफ साउथ एशिया इज लार्जली कंट्रोल्ड एंड अफेक्टेड बाय जेट स्ट्रीम्स बिकॉज ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज जेट स्ट्रीम। इन इंडिया दे ब्रिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विच आर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ द मेडिटेरेनियन ड्रैग्ड इनटू इंडिया बाय द सब ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज जेट स्ट्रीम। तो ये दोनों बात हो रही है आपकी सब ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज जेट स्ट्रीम के बारे में पर्टिकुलरली। तो अगर इसमें से आप 2-4 पॉइंट भी ध्यान रख रहे हो तो आपका काम हो जाएगा, उससे डीप में आपको इसमें नहीं जाना है। अब जेट स्ट्रीम क्लाइमेट चेंज के बारे में रिलेशन कुछ देख लेते हैं। वन पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन जेट स्ट्रीम इज देयर पोटेंशियल वीकनिंग इन स्ट्रेंथ। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज इंपैक्टफुल हो रहा वैसे वैसे जेट स्ट्रीम का इंपैक्ट कम हो रहा। दैट मीन्स इनवर्सली रिलेशन यहां पे आपको शो हो रहा। As the Arctic region experiences accelerated warming compared to the other part of the global। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें कुछ समझो, चीज़ों को समझो। आर्टिक देखो, आर्टिक रीजन में क्या हो रहा है आपको देखने को मिल रहा है कि अब वहाँ पे वार्मिंग कंडीशन जनरेट हो रहा है। इससे क्या होगा, जो विंटर का जो एक्सट्रीमिटी होगा वो अब डिक्लाइन हो जाएगा। डिक्लाइन हो जाएगा दैट मीन्स क्या है, अब जो टेम्परेचर का जो ग्रेडियंट है, जो टेम्परेचर का ग्रेडियंट है दोनों हाई जोन में और लो जोन में, दैट मीन्स पोलर रीजन में और ट्रॉपिकल जोन में, वो अब डिक्लाइन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका ऑटोमेटिकली जो भी आप देखोगे कि जो जेट स्ट्रीम है दैट विल बिकम वीक। ये अब क्या होगा, वीक हो जाएगा। तो यही कह रहा, अगर क्लाइमेट चेंज ज्यादा इंपैक्टफुल हो गया तो आपका जेट स्ट्रीम वीक होने वाला है। As the Arctic region experiences accelerated warming compared to other parts of the globe,
the temperature contrast between the Arctic and lower latitude diminish. That means lower. Since the movement of jet streams is driven by these temperature variation, a less pronounced gradient can lead to jet streams that are weaker and exhibit more meandering path. This phenomena can result in prolonged period of certain weather conditions such as heat wave, drought और heavy rainfall. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर होगा बिल्कुल आपको. Second, furthermore, the altered temperature differential may induce shifts in the positioning of the jet streams as they migrate closer to the poles or display more erratic trajectories. They can exert influence of the trajectories of storms and weather system. Consequently, these can bring about alteration in precipitation distribution, storm intensity and the frequency of extreme weather occurrence. तो यही बात हो रही है, पहले पॉइंट को ये सपोर्ट कर रहा है, क्या क्या इसका निगेटिव इंपैक्ट हो सकता है अगर क्लाइमेट चेंज ज़्यादा इंपैक्टफुल हो गया तो. ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है. तो मुझे उम्मीद है ये जेट स्ट्रीम भी आपका ये भी क्लियर होगा, प्रेशर ग्रेडियंट वगैरह भी सारा कुछ, जियोस्ट्रॉफिक विंड वगैरह सारा आपका क्लियर होगा. अब उससे पहले कुछ यहाँ देख लो, अगर आपको हमारा अगर मेंस का ये जो हैंड रिटन नोट्स है अगर ये चाहिए आपको तो आप हमारी साइट पे विजिट कर लो, नहीं तो आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ले लेना. साथ ही साथ अगर आंसर राइटिंग के लिए आपको मिनोमिक्स की भी बुक चाहिए, तो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में देख लेना, ये डिस्क्रिप्शन में देख लेना, उसका भी लिंक होगा, नहीं तो हमारे साइट पे भी आप विजिट कर सकते हो. चलिए अब लास्ट, आज का हमारा इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है लोकल विंड्स. कुछ ये क्या है ना, ये जैसे कि जो वन लाइन एग्जाम वगैरह होती है बस उसमें कभी कोई पूछ सकता है, या अगर आप लोकल विंड्स के कंटेक्स्ट में कुछ आंसर लिख रहे हो तो आप ये 2 से 3 एग्जाम्पल दे दो, आपका काम हो जाएगा. मतलब थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड लगेगा आपका आंसर, बस यही बात हो रही है. लोकल विंड्स, दे अफेक्ट ओनली अ सर्टेन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. दिस विंड्स कैन बी बोथ वार्म एंड और कोल्ड. ये वार्म भी हो सकती है, कोल्ड भी हो सकती है. नेम देखते हैं, नेचर देखते हैं, प्लेस देखते हैं. चिनूक, इसे क्या कहते हैं? स्नो ईटर. मतलब क्या है? ये हॉट विंड है, हॉट एंड ड्राई. कहाँ देखने को मिलेगा? रॉकीज की तरफ, यूएसए में. नेक्स्ट है फोहेन, ये क्या है? हॉट एंड ड्राई है. ये आपका अल्प सीजन में देखने को मिलेगा, जो अल्प माउंटेन है वहां पे देखने को मिलेगा. खमसिन हॉट एंड ड्राई है, आपको इजिप्ट में देखने को मिलेगा. सिरोको हॉट एंड मॉइस्ट है, ये आपका सहारा टू मेडिटेरेनियन रीजन में देखने को मिलेगा. नेक्स्ट है सोलाना, ये भी आपका हॉट मॉइस्ट है, सहारा टू इबेरियन पेनिनसुला में देखने को मिलेगा. हरमटन, ये क्या आपका डॉक्टर विंड से कहते हैं, हॉट एंड ड्राई है, वेस्ट अफ्रीका में देखने को मिलेगा. बोरा कोल्ड एंड ड्राई है, हंगरी एंड नॉर्दर्न इटली में देखने को मिलेगा. मिस्त्राल कोल्ड है, अल्प्स और फ्रांस में देखने को मिलता है. पुन्नास कोल्ड है, ड्राई है, एंडीज में देखने को मिलता है. ब्लिजार्ड्स कोल्ड है, टुंड्रा रीजन में. पुगरा कोल्ड है, रशिया में. लेवांतर कोल्ड है, स्पेन में. नॉर्वेस्टर हॉट है, न्यूजीलैंड में. एंड उसके बाद सेंटना हॉट है, साउथ कैलिफोर्निया में. काराबुरन ये आपका हॉट एंड डस्टी है, सेंट्रल एशिया में. कलीमा डस्ट लैंडेड ड्राई है, ये कहाँ है? सहारा एरिया लेयर अक्रॉस द कैनरी आइलैंड. दैट उसके बाद है नेक्स्ट एलिफेंटा, ये आपका मॉइस्ट विंड इन मानसून है, मालाबार कोस्ट में. वहीं कुछ और भी है, जैसे आप एग्जांपल ले लो इंडिया का, लू हो गया, ये क्या है? ये आपका डेजर्ट रीजन में, और नहीं तो नदर्न प्लेन में ये भी आपको देखने को मिल जाता है. ठीक है, तो ये सब कुछ हमारी इंपॉर्टेंट लोकल विंड्स के बारे में बात हो गई. इंडिया के कंटेक्स्ट में इंडियन क्लाइमेट जब पढ़ेंगे तो वहां ये चीज देख लेंगे. तो आज की क्लास में इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा वो एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं चीजों को 2 मिनट के अंदर. बस आप अच्छे मन से इस पूरे लेक्चर को, जो अगले 20-30 डेज तक लेक्चर आएगा, उसे आप फॉलो कर लोगे तो आपका ज्योग्राफी हमारे तरफ से तो कंप्लीट हो जाएगा और आपके तरफ से वो कंप्लीट रहेगा. अगर आप पूरे अच्छे मन से, पूरे लगन से इस क्लास को करोगे, साथ ही साथ जो हमने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे उसे भी आप देखते चलोगे, अपने तरफ से भी लिखोगे, आपका काम बहुत आसान होने वाला है. देखो हमने आज के लेक्चर में क्या देखा? एयर प्रेशर देखा, प्रेशर बेल्ट्स वगैरह देख लिया, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ये सारी चीजें हमने देख ली. उसके बाद हमने और इसके आगे क्या बात की? सारे डायग्राम को भी हमने देखा, हेडली सेल, पोलर फ्रंट, पोलर सर्कुलेशन, सारी बातें हो गई. डायग्राम यूज करना आप अपने एग्जाम में, ये सारी बातें भी हमारी हो चुकी है. इसको कैसे डिफाइन किया वो सारी बातें हो चुकी है. विंड्स के बारे में बात हुई,
जिसको क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं ये भी बातें हो चुकी है। उसके बाद किस किस तरह के विंड होते हैं, टाइप्स ऑफ विंड भी हमने देखा, इसे भी बहुत अच्छे से डिटेल में देखा, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज, ये सारी बातें हमने देखी। कुछ आपको डायग्राम की मदद से क्यों ही जितने भी डेजर्ट हैं वो ट्रॉपिकल जोन में वेस्टर्न साइड पे क्यों देखने को मिलते हैं, इसे बहुत अच्छे से मैंने पॉइंट फॉर्म में आपको समझा दिया। प्लानिटरी विंड, ये ट्रेड विंड वगैरह हो गई, वेस्टर्लीज हो गई, पोलर ईस्टर्लीज हो गई, ये भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया। साथ ही साथ ट्राइस सेलुलर मेरिडोनियस सर्कुलेशन, ये बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है आज के लेक्चर में। उसके बाद जियोस्ट्रॉफिक विंड भी हमने देखा, साथ ही साथ इसका एक एग्जाम्पल था जेट स्ट्रीम, उससे अच्छे से देखा। और उसके बाद लास्ट टॉपिक हमने आज के लेक्चर में लोकल विंड्स के बारे में देखा। इसी के साथ हमारा ये पहला जो टॉपिक है, ये सेकंड मतलब क्लाइमेटोलॉजी का जो सेकंड लेक्चर है, ये भी इसी के साथ कंप्लीट होता है। लोकल विंड भी हमने देख लिया। अब इसके बाद के लेक्चर में क्या करना है, जो हमारा आंसर राइटिंग का जो मेरे तरफ से जो सेकंड लेक्चर होगा, उसमें हम लोग इससे रिलेटेड कुछ 2-3 क्वेश्चन है या कुछ थोड़े अलग भी क्वेश्चन, वो हम लोग क्वेश्चन एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चन हम लोग डील करने वाले हैं अगले लेक्चर में। तो आप बने रहें इस चैनल के साथ, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर हमारी इनिशिएटिव अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड के साथ भी आप जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं। अगर कोई भी डाउट है तो जरूर बताएं। आप आंसर भी लिखना, उसे भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कॉपी पेस्ट करना, हम लोग वहां से आपको चेक करके रिवर्ट बैक जरूर करेंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंस। हैव अ वंडरफुल डे। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग मेंस एग्जाम। थैंक यू सो मच।